नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से, जहां पेड़ से लटका मिला है महिला का शव। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, पेड़ से लटका मिला है अर्धनग्न महिला का शव। अहियापुर थाना क्षेत्र के दादर में यह शव पेड़ से लटकता हुआ मिला। बताया जा रहा है कि साड़ी के फंदे से महिला का शव लटक रहा था और अभी तक पहचान नहीं हो पाई है महिला की। ये महिला कौन है, कहां की रहने वाली है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। हत्या और आत्महत्या दोनों ही एंगल से जांच जारी है और पोस्टमार्टम हो रहा है एसकेएमसीएच में। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पेड़ से लटका मिला अर्धनग्न महिला का शव। मुजफ्फरपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अहियापुर थाना क्षेत्र के दादर में महिला का शव लटकता मिला है पेड़ से और साड़ी के फंदे से यह महिला का शव लटक रहा था। मृत महिला की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है और फिलहाल पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों ही एंगल से इस पूरे मामले को जांच रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और प्रियांक सौरभ है हमारे साथ, हमारे सहयोगी। प्रियांक, क्या जानकारी मिल पाई है अभी तक, क्या शिनाख्त हो पाई महिला की? अब तक जो खबर है, दरअसल अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरीके से जो शव मिला है, पेड़ पर लटका हुआ मिला है और इसको लेकर चर्चा बनी हुई है। हालांकि अब डीएसपी, जो नगर डीएसपी है, वो वहां पर पहुंच रहे हैं मामले की जांच करने के लिए कि आखिर वजह क्या है, कौन सी महिला है और इसकी हत्या हुई है या इसने आत्महत्या किया है। ये तमाम एंगलों पर जांच अभी चल ही रही है। हालांकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और ये अहियापुर के दादर की घटना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। प्रियांक हमें बता रहे थे कि अभी तक जांच जारी है, शिनाख्त नहीं हो पाई है महिला की। महिला कहां की है, कहां की रहने वाली है, हत्या हुई है या फिर आत्महत्या का नाम, ये सारी चीजें अभी पुलिस खंगाल रही है। दानापुर के NH 139 पर पालीगंज में एक युवती की आंख फोड़कर हत्या का मामला सामने आया। युवती के शव के पास से एक नोट भी मिला है जिस पर युवती का नाम और पता लिखा है। फिलहाल पुलिस ने शव को बरामद किया है, मामले की जांच में जुटी है। लड़की जहानाबाद की बताई जा रही है और पुलिस को शक है कि लड़की को जहानाबाद में मारकर साक्ष्य छिपाने के लिए दानापुर में लाकर फेंका गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। तो दानापुर से बड़ी खबर, जहानाबाद की बताई जा रही है युवती दानापुर कैसे आई, इस मामले को लेकर भी पुलिस जांच कर रही है। और यह भी बताया जा रहा है कि हत्या कहीं और की गई और दानापुर लाकर इसे फेंका गया है। तो मामले की जांच जारी है। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है और शक है कि लड़की को जहानाबाद में मारकर साक्ष्य छिपाने के लिए दानापुर में लाकर फेंका गया होगा। दानापुर के बेउर थाना क्षेत्र से पिटाई का एक लाइव वीडियो सामने आया है। वीडियो में दबंग युवक रोड पर खड़े दो मजदूरों को बेल्ट से पीटता नजर आ रहा है। यह मामला है बेउर मोड़ के पास का। मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में बहस शुरू हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि उस मजदूर की पिटाई ये युवक करने लगा, बेल्ट से उसे पीटने लगा। दो युवक बुलेट से आए और बेल्ट निकालकर मारने लगे। उसके बचाव में आए दूसरे मजदूरों की भी पिटाई की गई है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बीच सड़क पर जिसने भी कुछ कहा, ये जो दबंग युवक थे, इन्होंने मार पिटाई करनी शुरू की गई और सरेआम पिटाई करते रहे। काफी देर तक हंगामा होता रहा, लेकिन इस बीच पुलिस कहीं भी नजर नहीं आई। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने मुखिया पति पर बम से हमला किया, जिसमें मुखिया पति रंजन सिंह ने भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन बम फटने से एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के खोरमपुर गांव की है और बताया जाता है कि खोरमपुर पंचायत के मुखिया पति रंजन सिंह बीती रात अपने घर के पास चिमनी पर मजदूरों के साथ बैठे थे। तभी 6 से 7 की संख्या में बदमाश पहुंचे और उन पर बम फेंक दिया। बदमाशों को देखकर रंजन सिंह ने भागकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन बम फटने से उत्तर प्रदेश के रहने वाले मजदूर अमर कुमार घायल हो गया। घायल अमर कुमार का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। गांव के ही मोहम्मद मुस्तफा पर हमले का आरोप है, जो पिछले 1 साल से हमले की प्लानिंग कर रहा था। मलक्का आ रहा है, हम जब तक यहाँ सूट कर उधर है में गए, केबिन के अंदर भागे, उधर से तब तक बम दिया। थे तो यादव था, एक मोहम्मद इसामुल, एक मोहम्मद मुस्तफ़ा, एक मोहम्मद नाजो,
एगो मोहम्मद इरशाद और एगो खरमपुर का किशोरी सिंह। हम और मुखिया जी बैठे हुए थे आराम से, क्या हुआ नहीं 6-7 गो आदमी आए और बम जैसा कुछ फेंका। हम तो काम कर रहे थे, मुखिया जी देखे, मुखिया जी भागे बच गए और हमें चोट लग गया। 6-7 गो आदमी थे। वैशाली से बड़ी खबर है, जहां हाई टेंशन तार की चपेट में आने से बस धू धू कर जल गई। आग में झुलसकर बस चालक बुरी तरह से घायल हो गया है। बस हाजीपुर से पटना जा रही थी। रामाशीष चौक पर यह हादसा हुआ। ये तस्वीरें आप देखिए, धू धू कर बस जली, पूरी तरह से बस जल चुकी है। हालांकि आग बुझाने का प्रयास किया जाता रहा। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है। हालांकि बस चालक इस आग में बुरी तरह से झुलस गया। फायर ब्रिगेड की टीम आई मौके पर, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था और ऐसे में जो बस जल रही थी, जो आग बची हुई थी, उसे बुझाने का प्रयास शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि यह बस हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई थी। बस में आग लगने की सूचना मिली थी। हम लोग फायर स्टेशन से गाड़ी भेजे। अब इसका आग लगने का कारण क्या है अभी हम लोग पता कर रहे हैं। अभी आग लगने का कारण स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। कैजुअलिटी वगैरह क्या है? कैजुअलिटी अभी मालूम हुआ है कि ड्राइवर इंजर्ड है और हॉस्पिटल में उनको ले जाके भर्ती कराया गया है। तो हम लोग जा करके अभी देखेंगे कि आई स्थिति है। बस खाली थी, इसमें यात्री भी सवार थे। अभी ये सब क्लियर पता नहीं चल पाया, ये हम लोग जाँच कर रहे हैं, उसके बाद ही बताएंगे। बिहार में एक बार फिर यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड यानी सबके लिए एक समान कानून के मुद्दे पर सियासी घमासान शुरू हो गया। इस पर उत्तराखंड कैबिनेट के फैसले के बाद बिहार में बीजेपी ने यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड लागू करने की मांग की, तो विपक्षी दलों ने इस पर पलटवार किया। इसे आरएसएस का एजेंडा लागू करने की कोशिश बताया। तो सबके लिए एक समान कानून की बात बीजेपी ने की, तो विपक्ष ने इस पर अलग ही एंगल ले लिया। उसने कहा कि समान कानून पर जो विपक्षी दल हैं वो उनके मत बिल्कुल अलग हैं और ये जो है वो एक एजेंडे के तहत काम किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं जो एजेंडा है वो आरएसएस का है। तो विपक्ष ने पलटवार किया है। सबके लिए एक कानून क्या है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सालों से समान नागरिकता कानून लाने की मांग होती रही है और ऐसे में इसकी सुगबुगाहट एक बार बिहार में फिर से शुरू हुई। मुस्लिम पर्सनल लॉ और ईसाई पर्सनल लॉ इसमें मौजूद है और सबके लिए एक कानून होना चाहिए। शादी, तलाक और जमीन जायदाद के अलग अलग कानून हैं और इनको सम्मिलित कर सबके लिए एक समान कानून लाने की एक व्यवस्था के लिए ये आवाजें उठ रही हैं। विपक्ष को ये नागवार गुजर रहा है। आरएसएस का एजेंडा नहीं है, राष्ट्रीय एजेंडा है। जब भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि हम सब भारत के लोग एक लोग हैं, तो फिर एक कानून क्यों नहीं हो, एक सिविल कानून क्यों नहीं हो? हमारे लिए कुछ कानून, दूसरों के लिए कुछ कानून। इसलिए उत्तराखंड सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं और मैं चाहता हूं कि बिहार में भी समान कानून संहिता बने। प्रदेश का अपना निर्णय है और एक जरूर कंफ्यूजन है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है सभी धर्मों को अपने अपने कार्य करने की आज़ादी है, लेकिन जो महिलाओं के अधिकार का प्रश्न है, जो बच्चों के अधिकार का प्रश्न है, जो आम जनता के अधिकार का प्रश्न है, वह सभी को एक बराबर होना चाहिए। उत्तराखंड में बनी बीजेपी सरकार ने सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में विवादित मुद्दों को पास किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को जिस तरह से उन्होंने लागू करने का पास किया है कैबिनेट से, ये बता रहा है कि बीजेपी सरकार में आकर के अपने नियम, कानून, संविधान को ताक पर रख करके वो आरएसएस का नियम और कानून, संविधान लागू करना चाहती है। ये कतई संभव नहीं है। नागरिक संहिता केंद्र का विषय है, किसी राज्य सरकार का विषय नहीं है। अब कोई राज्य सरकार कैबिनेट में पास कर देगा इसका मतलब वो संपूर्ण देश में लागू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आरएसएस के दबाव में यह सरकार काम कर रही है और 2024 की तैयारी है। इसीलिए प्रोपगंडा के दम पे भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव लड़ना चाहती है और जो केंद्र का विषय है वो राज्य से उठवाना चाहती है। मुझे लगता है कि अगर देश हित में, अगर मुल्क के मफाद में ये है कि एक कोड लाया जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, जिससे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी बढ़ेगी, तो इस पर किसी को एतराज नहीं होगा।
और अब बात करेंगे अभिवादन पर सियासत की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम नीतीश कुमार के शामिल होने और पीएम का अभिवादन करने के बाद बिहार में सियासत गर्म है। मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने सीएम पर हमला बोला तो जेडीयू और बीजेपी ने नीतीश कुमार का बचाव करते हुए इसे राजनीतिक शिष्टाचार बताया। कल तो साफ तौर पे हो गया कि जोगी मॉडल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानने को तैयार हैं और इसीलिए कल शपथ ग्रहण समारोह में भी गए थे और जिस तरह से साष्टांग कर रहे थे वो साफ तौर पे अपना ये कर दिए, समर्पण कर दिए कि हम आपके हर निर्णय के साथ हैं। आप दंगा करो तब भी साथ हैं, मंदिर तोड़ो तब भी, मस्जिद तोड़ो तब भी साथ हैं, जितना दंगा करना है, सब फसाद करना है, हम आपके साथ हैं। और जोगी मॉडल को उन्होंने कल मानने का काम कर दिया। कई राज्य के मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया और सभी मुख्यमंत्री गए। तो आमंत्रित अगर होता है किसी भी प्रोग्राम में या किसी को तो जाना उचित है। अब ये गए वहाँ अपना मिले उनसे, प्रधानमंत्री से, वो तो हम लोग टीवी में भी देखे, इसमें देखे, जो मिलने का ये था दोनों बढ़िया से मिले। अब अंदरूनी बात इन लोगों की क्या है वो तो हम नहीं बता सकेंगे। अरे एक दूसरे के प्रति आदर है और आदर के भाव से कोई किसी से मिलता है, इससे बड़ा बात क्या हो सकता है। और देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की मुलाकात थी और एक मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में, ये स्वस्थ राजनीति की परंपरा है। माननीय प्रधानमंत्री से माननीय हमारे नेता मुख्यमंत्री ने जो मिलने का और अभिवादन का, उस अभिवादन में जो अपनी शाइस्तगी और एहतराम और अदब का परिचय दिया है, वो पढ़े लिखे लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। सीएम नीतीश कुमार के अभिवादन पर आरजेडी जहां हमलावर है, वहीं आरजेडी विधायक राहुल तिवारी ने नीतीश कुमार का समर्थन किया और उनकी तारीफ की। प्रधानमंत्री हैं, उनके बुलावे पे गए हैं, वहाँ सरकार उनकी बनी है भारतीय जनता पार्टी के, उसके गेस्ट के रूप में गए थे और मंच पे प्रधानमंत्री भी देखे होंगे। वो उस तरफ बढ़े, सभी लोगों को प्रणाम करने के जितने भी मंत्री थे और बुलाए हुए जितने भी अतिथि थे, मुख्यमंत्री थे। नीतीश जी लेट पहुंचे थे, इसीलिए वो। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बढ़ते महंगाई पर सवाल खड़ा किया। सीएम नीतीश कुमार के यूपी में पीएम मोदी के साथ हुई मुलाकात पर तंज कसा, कहा कि नीतीश कुमार पैर पर झुक गए। नीतीश कुमार की कुछ मजबूरियां रही होंगी जो ऐसा किया। अब तो लकड़ी जलाते हैं ना, गैस का दाम बढ़ गया है तो लकड़ी जलाइएगा, गरीब आदमी क्या करेगा, लकड़ी जलाना पत्ता जो गरीब आदमी, गरीब का ही इलाज हो रहा है। बड़ी पेट्रोल डीजल भी रोज बढ़ रहा है। चुनाव के बाद लगातार नीतीश जी गया था, वो माननीय प्रधानमंत्री के घोड़े पर गिर गए। अच्छा, आखिर क्या मजबूरी है, किस तरह से वो होगा? कुछ मजबूरी हो लोग, सरकार में यहाँ वहाँ चला था, सरकार में यहाँ वहाँ रहा है। और बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने अफसरशाही पर निशाना साध दिया। उन्होंने पुलिस पर उनके रिश्तेदार से पैसा लेने का आरोप लगाया और कहा कि जब उन्होंने मुजफ्फरपुर एसपी से फोन पर जानना चाहा तो एसपी ने उन पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। का विवाद है, मैंने परसों हथौड़ी थाना को फोन किया, हथौड़ी थाना हमारे कुटुंब से जाकर पैसा भी ले लिया, वहां गया भी नहीं। एसपी साहब मुजफ्फरपुर को हम फोन किए हैं, जिनका नंबर है अभी तुरंत किए हैं, एसपी साहब को तो हमको उपदेश दे रहे हैं। या आप लोग लिटिगेंट लगाते हैं, हम भी लोग लिटिगेंट लगाते हैं। क्या हो रहा है बिहार में, क्या स्थिति है? बिहार में जमीन स्तर पर, प्रखंड और ब्लॉक स्तर पर बहुत बुरी स्थिति है और इस पर चेते भारतीय जनता पार्टी भी चेते और जदयू भी चेते, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। सरकार है ना, सरकार है तो सरकार हम ही बोल रहे हैं ना, सरकार है। सरकार तो लोक और तंत्र है, लोक के प्रतिनिधि सरकार है, तंत्र भ्रष्ट है। और अब बात दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान सेवा की सफलता की। दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान सेवा की सफलता का जिक्र लोकसभा में भी हुआ। लोकसभा में नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आजादी से पहले भी दरभंगा में प्राइवेट विमान सेवा मौजूद थी, लेकिन बाद में ये पूरी तरह से खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के संकल्प से यहां 9 दिसंबर 2020 को फिर से उड़ान सेवाएं शुरू हुई और दरभंगा से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता से सीधे तौर पर जुड़ चुका है। उन्होंने कहा कि कोविड के प्रकोप के बावजूद पिछले 9-10 महीनों में यहां से करीब 6.25 लाख लोगों ने
सफल यात्राएं की, जो दरभंगा एयरपोर्ट की उड़ान क्षमता के बारे में बताती हैं। दरभंगा हमारा एक बहुत ऐतिहासिक शहर है, मैथिली संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ की हवाई पट्टी जो है अध्यक्ष महोदय, वो आजादी के पूर्व बनाई गई थी और एक प्राइवेट एयरलाइन दरभंगा एविएशन वहां फ्लाइट संचालित करती थी 1950 और 62 के बीच में। उसके बाद पूरी तरह से ये नागर विमानन नक्शे से गायब हो गया देश के। ये केवल प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि 9 नवंबर 2020 को पहला प्लेन दिल्ली से दरभंगा में लैंड हुआ और आज वही दरभंगा बिहार के उत्तर भाग के 14 जिलों को जोड़ता है और दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद और कोलकाता के साथ आज दरभंगा जुड़ चुका है। 9 महीने में अप्रैल से दिसंबर तक, फरवरी तक 9-10 महीनों में अध्यक्ष महोदय, जब कोविड का प्रकोप था, इस दरभंगा से 6.25 लाख लोगों ने सफल यात्रा कायम की। ये क्षमता है उड़ान की। जो लोग आलोचना कर रहे थे उड़ान की, कोविड के वातावरण में भी बहुत मेहनत मशक्कत के आधार पर लोगों के आशाओं और अभिलाषाओं पर उतरने की हमने कोशिश की। कटिहार में जमीन विवाद के निपटारे को लेकर जिला प्रशासन लोगों को डिजिटल नक्शा उपलब्ध करा रहा है, जिससे जमीन विवाद को रोका जा सके। लोगों को डिजिटल नक्शा उपलब्ध कराने के बाद जिला प्रशासन को भी जमीनी विवाद को सुलझाने में आसानी हो रही है। अंचल कार्यालय में लोगों के लिए डिजिटल नक्शा केंद्र की स्थापना की गई, जहां से लोग आवेदन करके अपनी जमीन का नक्शा प्राप्त कर रहे हैं। डिजिटल नक्शा केंद्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। बढ़ते जमीनी विवाद को निपटारा के लिए सरकार कई तरह से प्रयास कर रहा है। इस बीच आपको कटिहार की एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये डिजिटल नक्शा घर है और इससे जो नक्शा है ये निकल कर इस तरह से नक्शा आम लोगों भी इसका ले सकते हैं लाभ, और इसके लिए 150 रुपये का शुल्क जमा करना पड़ता है। क्या है पूरा प्रक्रिया और इससे जमीनी विवाद निपटारे में कितना आसान होता है, बात करते हैं कटिहार के जो अंचलाधिकारी उनसे। सर, क्या है डिजिटल नक्शा और कैसे लाभ मिलता है? प्रत्येक सीट के लिए 150 रुपये सरकारी शुल्क निर्धारित है। साधारण से जो भी पब्लिक आती है एक आवेदन देंगे, विहित प्रपत्र उपलब्ध है हमारे पास, उसमें अपना नाम, पता, पूरा डिटेल्स, मोबाइल नंबर लिख के देते हैं, तो उसको तत्काल 5 से 10 मिनट के अंदर नक्शा प्रिंट कर उपलब्ध करा दी जाती है। क्या होता है सर जमीन विवाद? जैसे अब किसी को अपना जमीन खेत उत है, उसको जो है लोकल अमीन या कोई भी बताते हैं कि जाइए नक्शा उपलब्ध करके लाइए, बेचारा मारा फिरता है, उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन वही सुलभ यहाँ से ले जाता है अपना अमीन के माध्यम से, या हमारा सरकारी अमीन जाए या वो अपना प्राइवेट अमीन, जिससे जो सुविधाजनक होता है वो तुरंत करा के अपनी ज़मीन का विवाद या अपनी ज़मीन की पहचान कर लेता है। पिछले 1 साल में कितना बिका है ये? पिछले 1 साल में तो पब्लिक के द्वारा 2000 पीस क्रय किया गया है अभी तक में, और सरकारी जो है 7000 पीस हर एक अंचल को उपलब्ध कराई गई है। वो निःशुल्क है? वो निःशुल्क है 7000। अच्छा, इसको लेकर कोई जागरूकता भी चलाया जाता है? हाँ, हर जगह हम लोगों ने कई जगह फ्लैक्स बैनर वगैरह सारा लगाया हुआ है, इस सब जगह इसकी व्यापक प्रचार प्रसार हो रही है, और लोगों में भी हर एक अंचल वाइज अपने कदवा से आते हैं, दूर दूर के अंचल से, बारसोई से, सब जगह से लोग आते हैं यहाँ क्रय करने। अभी आपके सामने जो निकला है ये कदवा अंचल का निकला है। ये जो डिजिटल नक्शा है ये कहीं ना कहीं जमीनी विवाद पर रोक लगाने के लिए एक वरदान साबित हो सकता है, और इससे सरकार को भी रेवेन्यू आता है, साथ ही आम लोग जो नक्शा के लिए इतना दिन भटकते थे उन लोगों को भी ये आसानी से उपलब्ध होने का एक प्रक्रिया है, उसके तहत उपलब्ध हो रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। जमुई में सड़क पर फैले बालू से लोग परेशान हैं। खासकर जहां धर्मकांटा है वहां सड़क पर बिखरे बालू से लोग हर दिन हादसे के शिकार हो रहे हैं। मापतौल के लिए धर्मकांटा पर आने वाले जिन वाहनों पर बालू अधिक रहता है वो बालू सड़क पर रख दिया जाता है। साथ ही इन जगहों पर अवैध रूप से बालू को स्टॉक भी किया जा रहा है। लापरवाही का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। जमुई जिले में अलग अलग बालू घाटों से बालू खनन और उठाव के बाद शहर के लोग एक समस्या से जूझ रहे हैं, वो धर्मकांटा के पास जो लगे हुए सड़क पर बिखरे हुए बालू से। देख सकते हैं कि ये जमुई शहर का एक धर्मकांटा है और यहाँ पर जो बालू लदे ट्रक हैं, बड़े वाहन हैं, उनकी माप होती है, माप तोल की जाती है कि वहाँ उस पर बालू कितना लदा है। लेकिन अगर वहाँ धर्मकांटा के सामने अगर दिखाना चाहेंगे तस्वीर जो सड़क पर है, तो देख सकते हैं कि सड़क पर किस तरह से बालू फैला हुआ है। अगर हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे पीछे वाले हिस्से का, तो देख सकते हैं कि बीच सड़क पर
किस तरह से बालू फैला हुआ है अगर देखा जाए तो, और इस बालू के कारण जो सड़क पर बालू है, जिस कारण हर दिन सड़क हादसे होते हैं। जमुई शहर का नीमा मोहल्ला है और नीमा मोहल्ले का धर्मकांटा के पास देख सकते हैं कि जो सड़क पर बालू फैला हुआ है उससे लोग हादसे के शिकार होते हैं। दूसरी बात यह भी है कि यहाँ पर जो धर्मकांटा है वहाँ पर आसपास देखा जाए तो बड़ी मात्रा में बालू रहता है और देखा जाए तो चारों तरफ जो बालू फैला हुआ है उस तरह से लोगों की परेशानी तो बढ़ी ही है, सड़क हादसे होते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो अवैध तरीके से धर्मकांटा के पास बालू को स्टोर करके भी रखा गया है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बालू को स्टॉक करके रखा गया है जो अवैध है। बताया गया कि यह वो बालू है जो धर्मकांटा पर जो ट्रक या वाहन पर लदे बालू थे और ज़्यादा मात्रा होने पर उन्हें यहाँ पर डंप किया गया है, रखा गया है। कहने का मतलब एक तरह से जहाँ पर सड़क पर लोग फैले बालू से परेशान है, जहाँ धर्मकांटा है वहीं पर धर्मकांटा के पास इस तरह से बालू के अवैध स्टॉक भी किए जा रहे हैं जो कहीं से भी वैध नहीं है, यह गैर कानूनी है। कहने का मतलब कि इस मामले में धर्मकांटा और साथ ही जिला प्रशासन लापरवाह है कि सड़क पर फैले बालू को हटा नहीं रही है और लोग हादसे के शिकार हो रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और बड़ी खबर आ रही है नालंदा जिले के दीपनगर से, जहां बिजवनपुर के पास निर्माणाधीन 4 लेन पर 3 बच्चे एक करकट में दब गए, जिसमें एक बच्ची की दर्दनाक मौत हुई है जबकि 2 बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे घर के पास ही खेल रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक